मेरा क्या कसूर एपिसोड 87-88। जैसे ही पीहू सॉरी बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, वैसे ही एक चटाक की जोरदार आवाज इस जगह पर गूंज उठती है, जिसे सुन सारे लोग उस दिशा में ही देखने लगते हैं और अपने सामने का नजारा देख सभी हैरान हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी पीहू रोते हुए बोली, मोम आप ठीक हो ना? बोलते हुए वो नियति के पास बैठ उसे रोते हुए देखने लगती हैं और अपनी मोम के गालों पर उंगलियों के निशानों को देख वो जोर से रोते हुए अपने सामने खड़ी मोनिका को देख बोली, तुम गंदी आंटी, तुमने मेरी मोम को मारा कैसे? बोलते हुए वो उसे अपनी आंसू भरी आंखों से घूर कर देखने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। वही मोनिका भी हैरानी से नियति तो कभी पीहू को देख रही होती हैं। दरअसल पीहू के हाथ की आइसक्रीम से मोनिका के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो पीहू को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। उद्धरण चिन्ह। और ठीक उसी समय नियति आकर पीहू को बाहर से हटा देती हैं, जिस कारण पीहू की जगह नियति के गालों पर थप्पड़ लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देख खुद मोनिका भी हैरान होती हैं। तो सारे लोग अपने सामने के इस नजारे के देख बस उन्हें ही देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। पीहू के मुंह से दोबारा गंदी आंटी सुनकर मोनिका को और गुस्सा आ जाता है और वो इस बार भी पीहू पर जैसे ही हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही नियति बीच में आ उसकी कलाई जोरों से पकड़कर बोली, सोचना भी मत इतना बोल। वो उसका हाथ झटक देती है। उद्धरण चिन्ह। और उसे गुस्से से घूर कर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? अब तक तो हम तुम्हारी सारी बदतमीजियों को सहन कर रहे थे, मगर अब और नहीं, अब तुमने हद पार कर दी। हमारे ही सामने हमारी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश कर, और इसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। नियति की बात सुन मोनिका उसे देख अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोली, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? औकात देखी है अपनी? यू बहन जी, पहले तुम खुद को देखो जरा, लग कैसी रही हो? किसी गांव की जाहिल गवार से कम नहीं लग रही हो। और पहनी क्या हो तुमने ये साड़ी? बोलते हुए वो जोरों से हंसने लगती हैं और नियति को एक उंगली दिखा बोली, तुम जैसे लोगों को यहाँ आने कौन देता है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर खड़े भी होने की, और तुम यहाँ आई हो शॉपिंग करने? बोलते हुए वो हंसने लगती हैं और वहाँ मौजूद सारे लोगों को देखकर बोली, देखो देखो आप सभी देखो, इस बेहन जी को इस शहर के सबसे बड़े मॉल आई है। उद्धरण चिन्ह। जहाँ खड़े होने की इसकी औकात नहीं है और ऊपर से अपने साथ अपने इन बच्चों को भी लाई है। बोलते हुए वो उन दोनों की तरफ इशारा कर बोली, तुम्हें देखकर तो यही लगता है तुम्हारी उम्र यही कुछ 19 या 20 को होगी, और इतनी कम उम्र में तुमने 2 बच्चों को पैदा भी कर लिया। बोल बोल जोरों से हंसने लगती हैं। फिर थोड़ा रुककर बोली, तुम जैसी गवार को आ ही क्या सकता है बच्चे पैदा करने के अलावा? और आई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने? तुम्हें ना ढंग के कपड़े पहनने आते हैं? उद्धरण चिन्ह। ना ही कुछ, और तुम्हारे जैसी लड़की बस बच्चे पैदा कर उन्हें ही खिला सकती हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता करियर क्या होता है और उसे बनाना कितना जरूरी होता है। ये मांग में इतना सारा सिंदूर कौन लगाता है जो तुमने भर रखा है? फिर वो नियति के सभी सामानों को देख बोली, पैसे है भी तुम्हारे पास या वैसे ही उठकर आ गई यहाँ अपनी बेइज्जती कराने? बोलते हुए वो घूर कर पीहू और नियति को देखती हैं। मोनिका की बात सुन नियति बस अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही होती हैं। ये आंसू मोनिका की बातों से नहीं बल्कि अपने गालों में हो रहे दर्द से होते हैं, क्योंकि मोनिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारा था। उद्धरण चिन्ह। वही अपनी मोम की ऐसी बेइज्जती करते देख पीहू बोली, आप होती कौन हो मेरी मोम को कुछ भी बोलने वाली? और आपको ये हक किसने दिया? आप मेरी मोम को कुछ भी बोलो, पहले आप खुद को देखो, उसके बाद मेरी मोम की औकात की बात करना। और वैसे भी मेरी मोम की औकात तो आपसे ज्यादा ही है। आपको तो बात करने की तमीज भी नहीं है। पीहू की बात सुन मोनिका उसे गुस्से से देख बोली, तुम छोटी सी तो रखी हो और अभी से ये हाल है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगती हैं, जिसे आगे बढ़ते देख नियति सामने आकर बोली, हम मानते हैं हमारी बेटी से गलती हुई है, जिस कारण आपके कपड़े खराब हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं आप हमारी बेटी पर हाथ उठाओ या उसे कुछ भी बोलो। बोलते हुए वो भी उसे गुस्से से घूरते
हुए देखने लगती हैं। नियति की बात सुन मोनिका बोली, तुम्हारी बेटी के कारण मेरी कितनी कीमती ड्रेस खराब हो गई तुम्हें पता भी है। उद्धरण चिन्ह, मेरी ये ड्रेस कितनी महंगी है। तुमने सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे होगी जितने की मेरी ये ड्रेस है। अब कौन इसे साफ करेगा। उसकी बात सुन नियति बोली, तुम्हारी ड्रेस जितने की भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी के भी कारण हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, और रही बात तुम्हारे कपड़ों की तो हम तुम्हें उसकी कीमत चुका देंगे। नियति की बात पर हंसते हुए मोनिका बोली, औकात पता भी है तुम्हें अपनी, मेरी ड्रेस के पैसे मुझे दोगी। 2 लाख की ड्रेस है ये मेरी, 2 लाख में कितने जीरो लगते हैं तुम्हें पता भी है। कुछ बोल वो हंसने लगती हैं और दोनों बच्चों के तरफ देखकर बोली, तुम भी भिखारी और तुम्हारे ये दोनों बच्चे भी भिखारी है। और तुम ये साड़ी लपेट कर घूम रही हो। तुम्हें पता भी है आज के समय में कौन ही साड़ी पहनता है। जो तुम इसे लपेट कर घूम रही हो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना झूठ बोलते हुए। अरे तुम खुद को बेच भी दो तब भी तुम इतने पैसे नहीं कमा पाओगी, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं है। ना तुम्हारी शकल अच्छी है ना तुम्हारे फिगर अच्छे हैं, और ऊपर से तुम्हारी ये बॉडी। बोलते हुए वो ऊपर से नीचे तक नियति को देखने लगती हैं और उसे देख बोली, तुम्हें देखकर ही मुझे तरस आता है। तुम्हारे जैसी लड़की से कौन ही शादी कर सकता है। तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। बोल वो अपने पर्स से एक कार्ड निकाल नियति को दिखाते हुए बोली, इसे देखो ये सिल्वर कार्ड है। इसका मतलब तुम समझती भी हो या तुमने कभी ऐसा कार्ड अपने सपने में देखा भी है। इतना बोल वो उस कार्ड को उसे दिखाने लगती हैं। नियति शांति से बस मोनिका की बातों को सुन रही होती हैं और वो कुछ भी उसे नहीं बोलती हैं। उद्धरण चिन्ह, नियति को खामोश देख मोनिका मैनेजर को देख बोली, मैनेजर क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। इस जैसी लड़की को तुम कैसे यहाँ आने दे सकते हो। उठाकर बाहर फेंको इसे, नहीं तो मैं तुम्हारे इस मॉल से जा रही हूँ। इतना बोल वो उसे देखने लगती हैं। अब मैनेजर को समझ नहीं आता वो क्या बोले, क्योंकि मोनिका के पास सिल्वर कार्ड था। इसका मतलब मोनिका उसके स्पेशल कस्टमर से एक थी जिसे वो नाराज नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह, और मोनिका का गुस्सा देख वो नियति से बोला, मैम प्लीज आप अपना बिल पे कर यहाँ से जाए, और अगर आपके पास बिल पे करने के पैसे नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, उस मैनेजर की बात सुन नियति बोली, आप इन मैडम के लिए इस मॉल की सबसे अच्छी और सबसे महंगी ड्रेस लेकर आओ और उसके पैसे हम आपको देंगे। इतना बोल वो उसे देखने लगती हैं। वहीं नियति की बात सुन सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और मैनेजर भी उसे हैरानी से देखने लगता है। तो नियति अपने पर्स से आदर्श का दिया ब्लैक कार्ड निकाल मैनेजर के हाथों में रख देती हैं। उद्धरण चिन्ह, उस ब्लैक कार्ड को देख मैनेजर हैरान नजरों से नियति को तो कभी उस कार्ड को देखता है, और उस कार्ड को देख मोनिका के साथ सारे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक कार्ड नो लिमिट वाला होता है, जिससे आप एक दिन में जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हैं। उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह, और बेसिक कार्ड मुश्किल से कुछ गिने चुने बड़े और पावरफुल लोगों के अलावा किसी और के पास नहीं होते हैं। तभी नियति बोली, हमने कहा इन मैडम के लिए इस मॉल की सबसे अच्छी और सबसे महंगी ड्रेस लेकर आओ। जिसे सुन मैनेजर अपनी एक एम्प्लॉय को इशारा करता है। उद्धरण चिन्ह, जिसे देख वो लड़की दौड़कर वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर में एक बहुत ही सुंदर और प्यारा गाउन लेकर आती हैं, जिसे देख सबकी नजरें बस उसी गाउन पर जम जाती हैं। को लाइट पिंक कलर का एक बहुत ही सुंदर गाउन होता है जिसकी कीमत 80 लाख रुपए होती है। उद्धरण चिन्ह, जिसे एक बहुत ही फेमस डिजाइनर ने बनाया होता है और वो सिर्फ एक सिंगल पीस होता है। इस गाउन को देख मोनिका की आंखों में चमक आ जाती है। तभी नियति बिना किसी भाव के मैनेजर से बोली, इस कार्ड से हमारे सामान और इस ड्रेस का बिल पे कर सकते हो आप। जिसे सुन वो जल्दी से सारा बिल पे कर वो कार्ड नियति के हाथों में रख देता है। ये देख नियति बोली, हमारे सारे सामान को हमारी गाड़ी में रखा दीजिए। इतना बोल वो उस ड्रेस को अपने हाथ में लेकर मोनिका के पास जाकर बोली, ये रही तुम्हारी ड्रेस जो तुमने पहनी है, उससे भी अच्छी तो लो इसे, और जो तुमने पहनी है वो मुझे वापस करो, क्योंकि इसके बदले मैंने तुम्हें दूसरी नई ड्रेस जो दी है
उद्धरण चिन्ह। नियति की बात सुन मोनिका को कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या कहे। तभी नियति उस ड्रेस को पीहू के ऊपर से उतार कर मोनिका के मुंह पर फेंक मारती है और अपने दांत पीसकर गुस्से से बोली, ये लो अपनी घटिया कपड़ों से भी अच्छे और महंगे कपड़े जिन्हें मैं अपनी बेटी के ऊपर से न्यौछावर कर तुम्हें दे रही। इतना बोल वो अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल अपने दोनों बच्चों के ऊपर से फिर उतार कर मोनिका के ऊपर फेंक जाते हुए बोली, हमारा ये सिंदूर और हमारे गले का मंगलसूत्र हमारी पहचान और हमारे सुहागन होने की निशानी है, जिसे तुम जैसी औरत कभी नहीं समझ सकती। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं और जाते हुए बोली, आज मिली हो दोबारा मिलने की सोचना भी मत। आज मैं शांत थी क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी इस गंदी शकल को देख डर रही थी, पर दोबारा मैं चुप नहीं रहूंगी। इतना बोल वो वहां से चली जाती है और मोनिका बस गुस्से में बौखलाई उसे जाते हुए देख रही होती हैं। साथ ही वहां का सारा स्टाफ भी बस हैरानी से जाती हुई नियति को ही देख रहे होते हैं और यहाँ मोनिका को खुद की इंसल्ट फील होती है, पर उस ड्रेस को देख वो रख लेती हैं और रखती भी क्यों नहीं, इतनी महंगी और डिजाइनर ड्रेस जो थी जिसे वो चाहकर भी कभी खरीद नहीं सकती थी। एपिसोड 88। नियति अपने दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ जाती हैं और घर आते ही वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। पीहू अपनी मोम को देखते हुए बोली, मोम क्या आपको चिक पर पेन हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की बात सुन नियति ना में अपना सर हिला पीहू से ही बोली, आप ठीक हो ना बेटा, आपको कहीं कोई चोट तो नहीं आई? बोलते हुए वो उसे अच्छे से देखने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। अपनी मोम को ऐसे खुद के लिए परेशान होते देख पीहू प्यार से बोली, मोम पीहू बिल्कुल ठीक है। बोलते हुए वो नियति के गालों को देखती हैं, जहां उंगलियों के निशान बनकर लाल पड़ चुके थे। उद्धरण चिन्ह। उसे देख पीहू को बहुत बुरा लगता है और उसे मोनिका पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। पीहू अपनी मोम से बोली, मोम वो आंटी कितनी गंदी थी, मुझे उन्हें देखकर ही कितना डर लग रहा था। बोलते हुए वो नियति के गले से लग जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। और बोली, मोम मुझे कोई खिलौने या कोई गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। और आपको किसी गुड़िया की क्या ही जरूरत, आपकी गुड़िया तो आपके पास ही है ना मोम, और आपको किसी भी बुरी और गंदी आंटी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अगर आप मेरे लिए कुछ लेना ही चाहती हैं, तो हम डेट के साथ चलेंगे, तब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई ऐसे बदतमीजी करेगा। इतना बोल वो अगल होती हैं। उद्धरण चिन्ह। और ड्रोज खोल उससे ओइमेंट निकाल नियति के गालों पर लगा देती है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने छोटे भाई को देखती हैं, जिसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। मानो वो बड़ा होता तो अपनी मोम और दीदी को परेशान करने वाले सभी लोगों को अच्छा सबक सिखाता। उसे ऐसे देख पीहू बोली, ऐसे गुस्सा नहीं करते अंश, अभी हम छोटे हैं। उद्धरण चिन्ह। जब हम बड़े हो जाएंगे ना, तब हम उन जैसी गंदी आंटी को अच्छा सबक सिखा देंगे। अपनी दीदी की बात सुन अंश उसे देखने लगता है और अपनी बड़ी बहन की बात मान वो शांत हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। तब नियति पीहू से बोली, पीहू बेटा चलो अब आप भी भाई के साथ आराम कर लो। इतना बोल वो भी बेड पर लेट जाती है और अंश को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करती हैं। उद्धरण चिन्ह। शाम का समय जब परी घर लौट कर आती हैं, तब नेहा उसे देखकर बोली, आ गई तुम? नेहा की बात सुन परी उसे अजीब नजरों से देखकर बोली, नहीं मैं कहाँ आई, अभी तो मेरा भूत आया है। बोल वो अपना बैग वहीं पर फेंक देती हैं। उद्धरण चिन्ह। और सोफे पर चढ़कर आराम से अपने पैरों को फैलाकर लेट जाती हैं। उसे ऐसे देख नेहा गुस्से में बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? जब तुम्हारा मन करता तब स्कूल जाती और जब तुम्हारा मन करता लौट आती, और अब तो तुम टीचर के साथ भी बदतमीजी से बात करने लगी। तुम तो प्रिंसिपल को तक नहीं छोड़ती, लगा क्या रखा है तुमने? तुम्हारे स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल ने तुम्हारी शिकायतों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है और तुमने अभी एक बच्चे की पिटाई क्यों लगाई? उद्धरण चिन्ह। नेहा की बात सुन परी एक एप्पल उठा उसे खाते हुए बोली, उसने मुझे गंदी बोला और ये भी बोला मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ और मेरे डैडी भी अच्छे नहीं हैं। इस पर नेहा चिल्लाते हुए बोली, तो क्या गलत कहा उसने जो तुम उसे मार कर आई हो? सच ही तो है।
तुम बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हो, ना तुम्हारा वो बाप एक अच्छा इंसान है। तो तुम्हें क्यों इसमें इतना बुरा लग रहा है? अब मुझे लगता है तुम यहाँ रही तो और बिगड़ जाओगी। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें अब बोर्डिंग स्कूल भेज देना ही सही रहेगा। इतना बोल वो बाहर से अपने कमरे में चली जाती है और उसे जाते हुए देख परी सोफे की सारी पिलो फेंकते हुए गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझी तुम? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, ये घर मेरा है और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? बोलते हुए वो और भी सामानों को फेंकने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह, मिताली जब घर आती है तब उसे कोई नहीं दिखता तो वो मेड से बच्चों के बारे में पूछती हैं। तो मेड उसे कमरे में है बोल अपना काम करने लगते हैं। मिताली नियति के कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं और रूम में आने के बाद देखती हैं वो तीनों आराम से सो रहे हैं, जिसे देख वो हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। तभी उन्हें उनके गार्ड की याद आती है, जिन्होंने मॉल में जो कुछ भी हुआ था, उद्धरण चिन्ह, वो सब उन्हें बता दिया था, जिसे याद कर उनकी मुठिया गुस्से से बंध जाती है और वो खुद से बोली, मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की और उन्हें परेशान करने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़की इतना बोल वो सोते हुए उन तीनों को देखती हैं। उद्धरण चिन्ह, और उनकी नजर नियति के गालों पर दिख रही उंगलियों के निशान पर जाती हैं, जिसे देख उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। रात का समय जब रोहन घर आता है तब नेहा उसे परी की सारी शिकायत बता देती हैं, जिसे सुन रोहन परी को देख बोला, परी क्या जो कुछ भी तुम्हारी मोम ने अभी कहा वो सब सच है? उद्धरण चिन्ह, जिसे सुनहा में अपना सर हिला बोली, डेरी मोम ने जो भी बोली वो सब सच है। इस पर रोहन हंसते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है। अगर कोई तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते हैं तो सामने वाला हमें कमजोर समझने की भूल करता है। उद्धरण चिन्ह, और आप कमजोर नहीं हो, आप तो अपने डेरी की स्ट्रॉन्ग बेटी हो। बोलते हुए वो उसके गालों को चूम लेता है, जिसे देख परी अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल देती हैं। वहीं नेहा रोहन को ऐसे खुश देख अंदर ही अंदर जलने लगती हैं और बोली, रोहन तुम्हें नहीं लगता तुम परी को गलत बात सिखा रहे हो? नेहा की बात सुन रोहन बोला, नहीं मैं कुछ भी गलत नहीं सिखा रहा और परी मेरी बेटी है। रोहन राज की तो मेरी बेटी किसी के सामने भी नहीं झुकेगी। आदर्श का घर, जब आदर्श घर आता है तब उसे उसके दोनों बच्चे सामने ही खेलते हुए दिख जाते हैं, जिन्हें देख वो मुस्कुरा देता है और अंश को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आज अंश भी बिना कोई शरारत किए आदर्श के सीने पर अपना सर रख शांत बैठा होता है और उसे आज इतना शांत देख वो अपनी मोम से बोला, मोम अंश ठीक तो है ना? आज ये इतना शांत क्यों है? ये तो कभी ऐसे शांत नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह, और मेरे पास तो आता भी नहीं है। अपने डेड की बात सुन अंश उसे छोटा हो कर कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर वो नन्ही सी जान क्या ही बोल पाता, जिसे देख पीहू अपने डेड के पास आती हैं। उद्धरण चिन्ह, और उसका एक हाथ पकड़ बोली, डेड आप अंश और मैं मोम को घुमाने मॉल लेकर गए थे और वहाँ पर हमें एक बैड आंटी मिल गई, जिन्होंने पहले हमसे हमारी गुड़िया छीन ली, जिसे मोम ने मेरे लिए पसंद किया था और वो गुड़िया मोम को बहुत पसंद आई थी। उद्धरण चिन्ह, पर उन गंदी आंटी ने उसे ले लिया और जब हम आपके लिए कपड़े देख रहे थे तब भी वो हमें परेशान कर रही थी। यहाँ तक मेरे हाथों से आइसक्रीम उनके कपड़े में गिर गई थी, जिस कारण उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, पर उस थप्पड़ को मोम ने अपने गालों पर खा लिया। बोलते हुए वो रो पड़ती है। उद्धरण चिन्ह, और अपनी बेटी की बात सुन आदर्श की मुठिया गुस्से से बंध जाती हैं। आयु आगे बोली, डेड उन गंदी आंटी ने मोम को बहुत कुछ सुनाया, उन्हें बहुत बुरा कहा, यहाँ तक उन्होंने मोम को बेहन जी और जाहिल गवार तक कहा और हम तीनों को गरीब भिखारी भी। बोलते हुए वो अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछ लेती हैं। उद्धरण चिन्ह, और आगे बोली, आपको पता है डेड, मोम ने उस मॉल की सबसे अच्छी और सबसे महंगी ड्रेस मेरे ऊपर से उतारा समझ उनके मुंह पर फेंक दिया और जो पैसे मोम दादी से लेकर गई थी उन पैसों को भी हम दोनों के ऊपर से उतार कर उन्होंने उनके मुंह पर फेंक मारा। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उद्धरण चिन्ह, और सारी बात जानने के बाद आदर्श को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है।
उस लड़की पर जिसने उसकी बीवी को परेशान किया था। वो खुद से बोला तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम जो कोई भी हो मेरी बीवी और बच्चों को परेशान करने की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। उतने में ही नियति बाहर आ जाती हैं और सबको देख बोली माँ हमने डिनर लगा दिया है, आप सब चलकर डिनर कर लीजिए। नियति की आवाज सुन आदर्श नियति के तरफ देखता है, जो मुस्कुरा कर सबको देख रही होती हैं। और वो बिल्कुल पहले की ही तरह एकदम नॉर्मल लग रही होती हैं। जिसे ऐसे देख आदर्श को अपने सीने में दर्द महसूस होने लगता है। उद्धरण चिन्ह। और वो मन में बोला तुम हर बार कैसे खुद को इतना नॉर्मल दिखा सकती हो नियति, क्यों तुम कभी कोई शिकायत नहीं करती, क्यों तुम कभी कुछ बोलती नहीं। इतना बोल वो अपना सर झुका लेता है। जिसे ऐसे देख नियति आदर्श पर चिल्लाकर बोली ये क्या आदर्श जी, आपने अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धोया, अब जल्दी से जाकर अपने हाथ धोकर आओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, और खाना ठंडा हुआ तो मैं बोल रही हूँ, मैं गर्म नहीं करने वाली। और हाँ माँ, कल सुबह ही हमें मंदिर भी चलना है, इसलिए रात में सब जल्दी सो जाना ताकि कल सुबह जल्दी से उठ सको। इतना बोल वो आदर्श को घूर कर देखती हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसे खुद को ऐसे घूरते देख वो भी अपनी जगह से उठ हाथ धोने चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और नियति भी दोनों बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सोने वाली होती हैं। तब आदर्श उसे देख बोला नियति मेरे पास आओ। जिसे सुन नियति आदर्श के पास जा बोली क्या हुआ आदर्श जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, बोलते हुए वो उसे देखने लगती हैं। नियति की बात सुनने के बाद भी आदर्श कुछ नहीं बोलता, वो बस नियति का हाथ पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है। उद्धरण चिन्ह। जिस कारण नियति खुद को संभाल नहीं पाती हैं और उन दोनों के होठ जाकर आपस में मिल जाते हैं।